उल्फिना सीप क्लोथिंग मतलब तुम दिखते कैसे हो और तुम्हारे अंदर क्या है। दुनिया की नजर में तुम बहुत अच्छे बंदे हो, बट इन रियलिटी यू आर द वर्स्ट नाइटमेयर एवर एग्जिस्ट। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है योजो ओबा, the protagonist of No Longer Human, who always try to hide himself from the reality. Hey guys, it's me Leon। तो आज हम जिस मांगा को कवर करने वाले हैं ये काफी ज्यादा डार्क, क्रीपी, डिस्टर्बिंग और इसमें काफी ज्यादा सेक्सुअल सीन्स भी है। रिटन बाय ओसामु दाज़ाई। सो अगर तुम 18 के नीचे हो और तुम्हें ऐसी चीज नफरत है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो। सो आगे क्या है, बिना वक्त घुमाए सीधा स्टार्ट करते हैं। नो लॉन्गर ह्यूमन, द बिगिनिंग। बारिश का समय था, रात हो चुकी थी। उसी वक्त एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे थे। उसमें एक लड़का का नाम था योजो ओबा और लड़की सा। आप एक ब्रिलियंट मांगा आर्टिस्ट हो, पर लोग आपके टैलेंट को कभी भी पहचान नहीं पाते। आज ताकिजावा अवार्ड का वक्त है और आप मेरे साथ हो, पर चिंता मत करो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर रस्सी दूसरे को बात कर वो लोग सुसाइड करते क्योंकि योजो के पास अब ज्यादा जिंदगी नहीं थी, क्योंकि वो अब जल्दी ही मरने वाला था। योजो जो है वो बचने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं बच पाता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरा अंत है। स्टोरी की रियल स्टार्टिंग होती है। मैंने एक बहुत सिंपल लाइफ जिया, मेरे पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैं इंसान को नहीं समझ पाता था। अगर मेरे पास 10 बैड लक है और उनमें से मैं एक भी किसी को भी दे दूं तो वो पागल हो जाएगा, वो कभी भी इस दर्द को नहीं समझ पाएगा। मुझे इंसान से बात करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आई एम लिविंग एज अ क्लाउन। अब रियल लाइफ में सब लोग खाना खा रहे थे। योजो जब पागल जैसी हरकत कर रहा था, उसका पापा कहता है कि ऐसी हरकत करने के बजाय तुम्हें खाना खाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो योजो को ये प्रॉब्लम था कि आखिर हम दिन में 3 बार खाना क्यों खाते हैं और अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या आप मर जाएंगे। इस प्लान को सर्व करते करते बहुत लोगों की जान गई है, आई कैन फील इट। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि मैं ट्रिप में जा रहा हूँ, किसी को भी कुछ चाहिए तो तुम मुझे जरूर बताना। सभी लोग अपना अपना विश बताते हैं, पर जब योजो की बारी आती है तो वो नहीं बता पाता। अपने पापा की शक्ल देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। हेड कहता है कि क्या तुम्हें लायन का मार्क्स चाहिए, वो कुछ नहीं बोलता, पर आखिर में डर डर के वो रात में आकर अपनी लिस्ट में लिख देता है कि हाँ मुझे लायन का ही मार्क्स चाहिए। वो काफी ज्यादा बोलने से डरता था, पर उसके पास एक टैलेंट था कि वो लोग को हंसा पाता था। वो सबको हंसा हंसा कर अपने रेपुटेशन के वापस कर लेता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इवन दो वो ज्यादा वक्त स्कूल में नहीं रहता था। वो फुल्ली एक ब्रिलियंट मांगा आर्टिस्ट और उसका आर्ट सबको पसंद था, पर उससे भी योजो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि अब हमें रियलिटी बताया जाता है। वो कहता है कि सबके आगे मैं एक क्लाउन जैसा, पर मेरे अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं। आई वॉज मोलेस्ड बाय मेल मेड्स, मतलब कि वो लड़की के द्वारा मोलेस्ट होता था। अब मोलेस्ट का मतलब क्या है वो तुम गूगल कर लो, ये कोई क्लास नहीं है। मैंने कई बार सोचा कंप्लेन करने का, पर उनसे कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैंने अपनी रेपुटेशन ही वैसे बना के रखी थी कि सबके लिए मैं सिर्फ एक क्लाउन जैसा था। मैंने कुछ नहीं किया। अब योजो का पापा एक स्पीच देता है सबके आगे। वो स्पीच सबको बहुत अच्छी लगती है। योजो के पापा अपनी वाइफ के आगे बोलता है कि हम उन्हें जो बोले उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दे आर गुड फॉर माई विन। पर दूसरी तरफ वो लोग उसकी स्पीच से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। असल में जो इसके पापा है वो एक पॉलिटिशियन है, वही नेता। ह्यूमन जो है वो चीते अलग है, वो दिखते अलग है और वो होते अलग है। अब एक मेयर जो था वो योजो से खेलना चाहता था। वो लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, उसमें वो योजो को पकड़ लेता है और फिर उसे वो नीचे झुकाकर उसका कर देता है। हाँ, एक लड़का को एक लड़का। अब वो आराम से बैठा हुआ था कि तभी एक फीमेल मेड आती है। आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम मुझे दुखी लग रहे हो। नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें कैंडी दे सकता हूँ, आओ अंदर, मैं तुम्हें कैंडी देता हूँ। वो कैंडी को पाकर काफी ज्यादा ही खुश होता है और फिर चॉकलेट के चक्कर में ये लड़की भी उस लड़के के साथ कर देता है। हाँ, क्योंकि इस वक्त योजो जो है वो एंजॉय कर रहा था। तुम सोच सकते हो ये लोग एक बच्चे के साथ ये सब कर रहे हैं,
यूजो अपने मन में कहता है कि इट इज द बिगेस्ट क्राइम दैट वुमेन कैन डू। अब मैं बड़ा होता जा रहा था और हाँ, मैंने उस इंसिडेंट को किसी को नहीं बताया। अब मैं एक एक्टर जैसा बन चुका था सबके नजर में। मैं एक क्लाउन था, सभी लोग मुझे एज ए क्लाउन देखते हैं। और अभी मैं एक जूनियर स्कूल में हूँ और एक एक्टर जैसा। एक बहुत अजीब चीज हुई मेरे स्कूल में। मेरा एक बहुत अजीब पर्सनैलिटी है। मैं सबको बुद्धू बना देता हूँ। मेरा ऐसा पर्सनैलिटी है। मैंने अभी तक किसी को भी सच्चाई नहीं बोला कि मेरा ट्रू सेल्फ कैसा है। आई एम लिविंग एज ए क्लाउन एवरीवेयर। पर एक बच्चा ताकेशी, जो कि एक बीमार बंदे जैसा देखने के लिए लगता है, विथ इरेगुलर बॉडी। पर जब हम लोग गेम खेल रहे थे तब मैंने जानबूझकर गिरने का एक्टिंग किया। सभी लोग हंस रहे थे पर ताकेशी कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। ये सुनकर तो जैसे यूजो की गांठ पड़ चुकी थी, क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था कि उसके एक्टिविटी को, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को कोई पहचान पाए। द हॉर्स फ्रॉम हेल। उस बंदे ने मेरी रूह को कपा के रख दिया था, इसलिए मैंने दूसरे दिन उससे अपने घर में इनवाइट किया। सुनो, क्या तुम मेरे घर में आ सकते हो? प्लीज, मुझे तुम्हें इनवाइट करना है। बारिश का वक्त था, इसलिए उन लोगों के कपड़े भीग चुके थे। अंदर में सेट चैन को वो लोग उसका कपड़ा धोने के लिए रख देते हैं। पर ताकेशी जो है, उसको सेट चैन में थोड़ा क्रश आ चुका था उसी वक्त। पर जो ताकेशी जो है, उसका कान थोड़ा गंदा था, इसलिए वो यूजो को कहती है कि तुम इसका कान को साफ कर लो। जब वो उसका कान साफ कर ही रहा था कि ताकेशी कहता है, तुम पर तो काफी ज्यादा ही लड़कियां मरती होगी ना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो वो लोग ऐसा फील करते हैं जब हम किसी के पोजेस्ट में होते हैं। मैंने आज तक बहुत सोचा है कि लोग मुझे मारे, पर कभी मैंने उन्हें मारने का नहीं सोचा। मैं अपने दिमाग के सेंस में आ गया उसके कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद। वो सोच रहा है कि आज तक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा ही बुरी चीजें हुई, पर मैंने कभी भी एक्शन लेने का नहीं सोचा। पर उसने सीधा मेरे मुंह में आकर एक सवाल को पूछ लिया अपने सेंस में। अब रेगुलर ताकेशी उसके घर में आने लगा था और एक दिन वो लोग एक दूसरे को अपना स्केच दिखाते हैं, गोस्ट वाला। ये है यूजो का स्केच और ये है ताकेशी का स्केच। ताकेशी देखता है और वो कहता है कि इट्स लुक लाइक अ हॉर्स फ्रॉम द हेल। और फिर ही रियलाइज कि इंसान जितनी जल्दी डर जाते हैं उतना ही ज्यादा मजा उन्हें डिस्टर्बिंग चीज को देखने के लिए आता है। और इसी बात को सोचकर वो एक स्केच को बनाता है और ये स्केच खुश ऐसा लग रहा था। आप देखो, जो यूजो था वो दूसरे के आगे अपना ट्रू सेल्फ को छुपा देता था बाय एक्टिंग लाइक क्लाउन, पर इसके आगे वो पूरा कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए वो अपना गार्ड को डाउन कर देता है। इसलिए जब वो उसका पेंटिंग अपना दिखाता है तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, बिकॉज इट्स द सेम मॉन्स्टर विच इज इनसाइड यू। इसे सुन, मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने क्या बोला। तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लड़कियां मरती होगी। शायद सेट चैन को भी तुम काफी ज्यादा ही पसंद हो, क्योंकि तुमने उसे इम्प्रेस कर दिया है। जब हम खा रहे थे उसी वक्त शायद वो तुम पर फिदा हो गई थी। और पता है, वो पूरा झूठ बोल रहा था। मुझे पता नहीं था कि वो सच में ये बात को मान लेगा। और तभी उसने एक लव लेटर उसे दिया ताकि तुम सेट चैन को ये लेटर दे सको। और मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और तब से वो उसके घर रोज आना शुरू कर दिया था। उसने सेट चैन को एक बार टच करने की कोशिश की। उसी वक्त वो उससे डिस्गस्टिंग रूप से देखती है। ये देख, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें देखकर घृणा आती है। यूजो, मुझे बचाओ। उसे इंसानों की टाइप रियलिटी पता चल जाती कि वो होते कैसे है, वो दिखाते कहते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है। उसे सब कुछ वहीं पर पता चल जाती है और वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देता बाय किलिंग हिमसेल्फ। और उस वक्त से मेरे ट्रू सेल्फ को किसी ने भी नहीं देखा और मैं सिर्फ एक्शन करता हूँ एज ए क्लाउन हु इज द हॉर्स फ्रॉम हेल। पर फिर भी मेरे पास उसकी आत्मा हमेशा आती है मुझे खबरदार करने। फिर दूसरे दिन में जब सबको जोक सुना रहा था कि तभी सैटर ने मुझे गॉगल और एक कैप लगा दिया, जिसे देख सभी लोग हंस रहे थे। और जब वो लोग मूवी देखने के लिए गए थे, वहां से आते वक्त यो-चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुम ऊपर चढ़ क्यों रहे हो? और फिर वो वहीं से गिर जाता है। The disturbing self of Yuzu Oba।
अब उसके पैर टूट चुके थे। उसकी फैमिली बहुत दुखी हो रही थी, पर योजो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था कि उसे इस जॉब से छुटकारा मिल जाए। उसे लग रहा था कि जब वो हॉस्पिटल में रहेगा तो शायद उसे जोकर बनना नहीं पड़ेगा, पर उसे रोज सेठ चैन मिलने के लिए आती थी और बाकी सब लोग भी उसे मिलने के लिए आते थे और उससे हमेशा नर्स को भी हंसाना पड़ता था। मतलब उसका जॉब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पर एक नर्स थी एनेसिया, जो कि योजो से थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाती है। और फिर जब वहाँ पर हॉलीडे का वक्त था, सेठ चैन उससे मिलने के लिए आई थी और उसने एनेसिया को घर जाने के लिए कहा था ताकि योजो साथ के साथ कुछ कर सके। सेठ चैन उसके साथ मिलने के लिए आई थी। योजो कहता है कि शुक्रिया, तुम मेरे लिए इतना ज्यादा कर रहे हो और तुम मेरे लिए काफी ज्यादा काइंड और अटेंटिव पर्सन हो। वो कहता है कि कौन ज्यादा है, मैं या एनेसिया? ऑफ कोर्स तुम। अगर ऐसा है तो तुम मुझे किस दो। और फिर वो लोग लग पड़ते हैं। उसे बाहर से एनेसिया देख लेती है। अगले दिन, सॉरी, मुझे पता है कि मेरी जगह तुम यहाँ पर सेठ चैन को देखना चाहती हो क्या, पर वैसा नहीं है। मुझे तुम ही ठीक हो, मुझे यहाँ पर तुम ही अच्छी लगती है। मैं तो एक डिवोर्स लड़की हूँ जो कि काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। उससे कुछ नहीं होगा। असल में तो तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर ये बहन उसके साथ करता है। तुम समझ रही हो, इसने डबल गेम कर लिया। एक तो बाहर सेठ चैन के साथ और दूसरा इसके साथ, जो कि इसकी माँ की उम्र की होगी। और उसे सेक्स करता सेठ चैन देख लेता है बाहर से और उसकी शक्ल बिल्कुल भी खुशी करने लायक तो नहीं थी। फिर दूसरे दिन घर में उथल पुथल मच चुका था, क्योंकि यूचेन, मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी वहां पर सेठ चैन आ जाती है, जो कि उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एनेसिया का पीछा करती है और उसके पेट में वो चाकू घुसा देती है और वो वहीं पर उस अपने बच्चे के साथ मर जाता है। वो कहता है कि लेट्स डाई टुगेदर यूचेन। एक बात बताओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अब पुलिस ने सेठ चैन को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब 10 महीने बीत चुके थे। उसका बच्चा होता है। ये इतनी शॉकिंग बात थी कि ना वो सेठ चैन में गया था और ना वो योजो चान में गया था। उसकी शक्ल, उसके बच्चे की शक्ल बिल्कुल ताकेशी चान जैसा लग रहा था। ये देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी। The change of his life। अपने पापा के ऑर्डर में उसने अपना घर को छोड़कर टोक्यो में रहना शुरू कर दिया। उसने 4 साल पढ़ के 1 साल ड्रॉप कर लिया अपने क्लास का, पर लोग के आगे यहाँ पर भी उसे क्लाउन जैसा एक्ट करना पड़ता था। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था पूरे टोक्यो सिटी में, तो लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। सभी लोग उसके साथ वो वाली हरकत करना चाहते थे, पर जब वो क्लाउन जैसी हरकत करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एनेसिया की आत्मा आकर उसकी फाड़ देता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचता, इसलिए वो अपने पापा के टाउन में रहना शुरू कर देता है। योजो, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। पर वो उससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहाना मार कर वहाँ से चला जाता है। वो ऐसे नहीं जी सकता था और उसे उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल होती। आखिर में वो अपने आर्ट स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसे एक बंदे से मुलाकात होती है जो कि द मास्टर ऑफ आर्ट था। और ये बंदा वही था जिसने योजो-सान को अल्कोहल और स्मोकिंग की लत लगा दी। और फिर वो कहता है एक लग्जरी लाइफ पर दिखाने के लिए तुम्हें मजा तब तक नहीं आएगा जब तक तुम एक के साथ रात ना रंगीन करो। और फिर वो योजो के साथ रेड लाइट एरिया में जाने वाले थे। और फिर वो कभी स्मोकिंग करता, कभी ड्रिंकिंग करता और एट लास्ट एंजॉय अ नाइट विद वर्कर वो लोग करते हैं। और एक बात बताओ, इस मांगा में बिल्कुल भी सेंसरशिप की नाम ही नहीं है। तुम जो भी देखोगे सीधा सीधा देखोगे। ये गेम पूरा क्लियरली तुम्हें दिखाई देगा। और जब उन लोगों का सांप सीढ़ी का गेम खत्म हो जाता है वो लोग सो जाते हैं। सो कैसा लगा तुम्हें रेड लाइट एरिया? तुम्हें जाके तो बहुत मजा आया होगा ना। अब तुम एक रेड लाइट एरिया वाले गाय बन चुके हो। तुम्हें देखते ही तुमसे लकीर चिपक जाती है। तुम इस हवा में आ चुके हो कि जहाँ पर तुम्हें अपने अंदर का हवस को जगाना होगा टू सेटिस्फाई दे। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं अपने अंदर का हवस को मिटा सकूं, ना कि उसे जगा सकूं। मेरे अंदर से एक अनप्लीजेंट ऑरा रिलीज हो रहा है और शायद ये मेरे अंदर पहले से ही था। मेरे फ्लैश में
और मेरी हड्डियां में मेरा कर्म। और उसके बाद वो बंदा उसे एक और जगह पे लेकर जाता है टू गिव हिम मोर प्लेजर। वो कहता है कि अगर तुम्हें और प्लेजर चाहिए तो रुको, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे और बंदियां थी और वो लोग इकोनॉमिक के डार्क साइड के बारे में बात कर रहे थे और कैसे उसे चेंज करे। और जब ओबा उन लोगों को फर्स्ट टाइम देखता है तो दे आर लाइक अ इंसेक्ट फॉर हिम, लाइक अ बग। और फिर वो उसका एक लेक्चर को अटेंड करता है। वो कहता है कि जो चीज के बारे में वो लोग बात कर रहे थे इट इज ऑल लाइक कॉमन सेंस, और वैसे भी वो कभी चेंज नहीं हो सकते। वो कहता है कि मैनकाइंड को इस बार हम इक्वालिटी देंगे, भले ही जो काम हम कर रहे हैं वो इलीगल है पर फिर भी हमारी चाइल्ड जरूर काम करेगी, हमारा प्रोटेस्ट जरूर काम करेगा। और उसी वक्त से ओबा उसकी मीटिंग रेगुलर अटेंड करने लगा था और उसके साथ वो घूम मिल रहा था। बट फॉर हिम दे आर नॉट कॉमरेड्स, दे आर लाइक द वे टू एक्सेप्ट फ्रॉम द रियलिटी। कभी कभी उसे बॉक्स भी दिखाई दे रहा था बट उसके लिए तो इंसानों से ज्यादा बेहतर ये बक्स ही है। उसे एक काम दिया जाता है पोस्टर तालने का, वो भी बिना इंसान की नजर में आए। दो लोग को काम मिलता है और वो दोनों चले जाते हैं पोस्टर को तालने के लिए। वो लड़की कहती है कि शांत रहे, हमें कोई सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा सीरियस वर्क है इसलिए हम इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, और इवन में पकड़ा भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ओबा सोचता है कि आई वुड प्रीफर टू बी ऑन जेल rather than दिस प्लेस। मतलब वो कह रहा है कि मैं जेल में जाना ज्यादा प्रीफर करूंगा rather than दिस प्लेस। ओबा इंसानों को एक अलग नजरिया से देखता है, उसके लिए इंसान आर जस्ट द वर्स्ट क्रिएचर एवर एग्जिस्ट। फिर ओबा अपने घर जाता है, उसके पापा उसे यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत करते हैं और वो जवाब देता है कि हाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बट इन रियलिटी वो यूनिवर्सिटी को काफी कम ही अटेंड कर रहा था। असल में उसके पापा अब वो अपना जॉब को छोड़ने वाले, इसलिए अब उन्हें विला वापस करना पड़ेगा। कहता है कि अब तुम्हें मैं एक अलग ही घर दूंगा, इसलिए तुम वही रहना और टाइम में मैं तुम्हें पैसा दिया करूंगा। अब ओबा को एक अलग जगह घर मिल जाता है। अगले उसे पता लगता है कि अब उसके पास काफी कम ही पैसे है, वो भी सिर्फ 2 दिन में, ड्यू टू हिज एडिक्शन। ओबा का स्कूल अटेंडेंस काफी ज्यादा बुरा था क्योंकि वो काफी ज्यादा वक्त वही मार्टिन में रहा करता था। मार्टिन मतलब वही प्लेस जहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और इवन जो मार्टिन जगह है वहाँ पर भी काफी ज्यादा पुलिस आना शुरू कर चुके थे, मतलब वो भी जगह काफी ज्यादा डेंजर में थी। अब ओबा को प्रोटेस्ट का चीफ बना दिया जाता है जो कि इकोनॉमी के खिलाफ जाने वाला है। अब ओबा इस बंदे के साथ बैठा था, उसी वक्त वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि ओबा को ले जाती है। वो उसे कहती है कि अब हमें एक प्रॉपर आर्म राइजिंग करने पड़ेगी, मतलब कि अब वो लोग प्रॉपर प्रोटेस्ट करने वाले, वो भी इकोनॉमी के खिलाफ। उसके लिए उन्हें थोड़ा डोनेशन चाहिए होगा, वो भी ओबा के द्वारा। पर ओबा कहता है कि अभी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कि अभी मेरा बजट टाइट चल रहा है। फिर उसके बाद ये लड़की नहीं को उससे रेगुलरली विजिट करने लगा था और उसके लिए उसने प्रेजेंट लाया था जो कि था एस्ट्रे। ओबा कहता है कि व्हाट एन एस्ट्रे, थैंक यू। और नेको कहती है कि अब तुम्हें मुझे बड़ी बहन बनाना होगा, और उसी वक्त से नेको उससे रेगुलरली गिफ्ट देने लगे थे। लेटेस्ट था ये एयर पिक, जिसे पानी के बाद ओबा कहता है कि मैं अब इससे वो प्रोटेस्ट में लोग को मारूंगा। ये भले ही एयर पिक तुम्हें लग रहा है पर इससे तुम वेपन की तरह यूज कर सकते हो। और उसे सुनने के बाद नेको कहते हैं कि व्हाट एन ऑफर, तुम एक लड़की के गिफ्ट से लोग की मारने की बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ओबा की फर्ज आती है और वो सोच रहा होता है कि क्या इससे तो मेरी रियलिटी पता नहीं चलेगी, और उसी वक्त वो उसे किस कर लेता है। और अगले ही पल वो नेको के साथ कर रहा था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर नेको के साथ उसने रात बिताया। अगले ही दिन प्रोटेस्ट शुरू होता है जिसमें उससे पुलिस आराम से पकड़ लेते हैं। कैप्टन ओबा को नीचे गिरा दिया जाता है, वो लड़की भी नीचे गिर गई थी और ओबा उसे उसी वक्त लात मार के उसे पीछे कर देता है और ओबा बाहर निकल जाता है। और सभी लोग उस प्रोटेस्ट में पकड़ा गए थे, सिर्फ ओबा ही बच पाया था। वो भागकर एक कैफे में चला जाता है पर उसके पास तो इवेंट कुछ खाने के भी पैसे नहीं थे। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उससे सब कुछ प्रोवाइड करती है, और ओबा जितना भी कर ले वो अपने गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। उसे हमेशा ये गिल्ट ही रहेगी कि मैंने इनडायरेक्ट मर्डर किया है। नेक्स्ट अब जब वो ओबा उठता है तो वो अपने आगे पीछे वो लड़की को पाता है और फिर उसे वो एक रूम में ले जाता है। और हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि ये लड़की जो है वो ओबा से 2 साल का बड़ा है। इवन ही हैज अ हस्बैंड, बट फ्रॉड वर्क की वजह से उसे जेल में ले जाया गया और डेली उसे अपने हस्बैंड को विजिट करना पड़ता था। That makes him suffer। मिसेरी का मतलब होता है अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। उसे सुनने के बाद ओबा कहता है कि क्या तुम्हें अपने हस्बैंड को विजिट करने में बुरा लगता? तो वो कुछ नहीं कहता और उसी वक्त वो सीधा उसके साथ सेक्स करने लगता है। एंड यू डोंट बिलीव, इस बार ओबा को उसके साथ रात बिताने में मजा आया क्योंकि यही था जिसकी वजह से ओबा को सबसे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसके लिए तो उसकी सारी स्ट्रेस, उसकी सब डिसअपॉइंटमेंट सब कुछ मेल्ट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड।
फिर अगले ही पल ओवा वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं तो उससे जिंदगी देने के लिए। और वो लड़की भी ओवा के साथ नहीं मिल रही थी क्योंकि ड्यू टू ओवा कंसर्न। और कई दिन बाद ओवा के घर में फिर से मैट्रिक के बंदे आते हैं, मतलब कि नेको जिंदा थी और वहाँ पर एक दो बंदे जिंदे थे। ब्रो बात फुल्ली शॉक की जो ये लोग जिंदा कैसे है। वो कहता है कि नेको को जेल लेके गया था और उसने कहा कि आपसे मैं काम को छोड़ रहा हूँ, इसलिए उससे कैप्चर नहीं किया गया और बाकी सभी लोग कैप्चर है। वो ओवा को क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ बैठे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम कैसे बंदे हो यार। हम लोग इस प्रोटेस्ट को नहीं कर पाए क्योंकि शायद यहाँ पर कोई स्पाई था और हमें लग रहा है कि वो स्पाई तुम ही हो क्योंकि पुलिस ने तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं किया। और सभी पुलिस भी उस प्रोटेस्ट के वक्त पूरी तरीके से रेडी थे। वो लोग ओवा पे शक करने लगते कि कहीं यही तो नहीं था स्पाई, पर नेको कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि पुलिस ने इसे काफी ज्यादा मारा था। आई थिंक कि हमें इसे स्पाई ढूंढने के लिए लगाना चाहिए। और उसी वक्त से वो हमेशा ओवा को अपना बनाने की कोशिश करने लगा था। वो कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारा हो और तुम मेरे हो, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। फिर ओवा हमें वही बंदे के साथ दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अल्कोहल में बिजी था। और ओवा कहता है कि अगर तुम्हें रियल फन चाहिए तो मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पर तुम्हें फ्री अल्कोहल मिलेगी। और उसी वक्त वो सीधा वही कैफे में ले जाता है जहाँ वो लड़की के द्वारा उससे फ्री अल्कोहल देता है। अब ओवा और वो लड़की अकेली थी। लड़की अपनी लाइफ से पूरी तरीके से तंग हो चुकी थी। शी ओनली वांट टू डाई। उससे अब कुछ करना ही नहीं था। उससे अपने हस्बैंड को भी विजिट करने का मन नहीं था, अब उसे सिर्फ मरने का मन था। और उसके बाद पता नहीं क्यों पर इस बार ओवा को बिल्कुल बुरा महसूस नहीं होता, उसे बिल्कुल गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब मुझे भी मरना है इसी के साथ, आई वॉन्ट टू डाई विथ हर। और इस बार वो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं कर रहा था, इस बार वो महसूस कर रहा था ट्रू लव को। इस बार वो सच में मरना चाहता था। फिर उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और एक जगह वो लोग साथ जाते हैं। खाने का वक्त आता है तो वो कहता है कि तुम पेमेंट करो। पर जब वो पेमेंट करने के लिए जाता है तो उसके पास सिर्फ 4 ही येन था। वो कहता है कि सो इतना ही बचा है। ये सब सुन के ओवा को काफी ज्यादा इनोसेंट फील हो रहा था। वो कहता है कि इट इज लाइक अ इनोसेंट गर्ल जो कि उस अपने लाइफ से पूरी तरीके से तंग हो चुका है। मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर एक ब्यूटीफुल जगह का एक्सप्लोर करने के बाद इवन दो दे नो कि दे आर गोइंग टू डाई, पर फिर भी वो लोग इस जगह को एंजॉय करते हैं। फिर एक जगह से उन लोगों ने जहर ले लिया था और उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के दोनों ही जहर खा लेते हैं। दोनों काफी ज्यादा तड़प रहे थे और इवन उस लड़की की शक्ल ऐसी हो जाती है वो काफी अच्छे से सहन नहीं कर पा रही थी। पर ओवा चाहता था कि वो जैसे ना कैसे करके मर जाए। और जब वो मरने वाला था उसी वक्त वहां पर उससे काफी सारे बंदे दिखाया जाता है। उनमें से एक था नेको जो कि उसे देखकर काफी हंस रहे थे कि तुम इसके साथ मर रहे हो, मुझे छोड़कर, ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला। इसे सुनने के बाद वो लड़की ओवा के पास आना शुरू कर देती है और ओवा उससे एक सीधा लात मारता है जिसकी वजह से वो सीधा पानी के अंदर घुस जाती है। ओवा बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या किया। अचानक ओवा उठता है। वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है एनी फाउंड और उसे पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन था। इट वाज लाइक अ इल्यूजन, बट जो किक उसने मारा था इट वाज रियल। उसे वो किक अभी भी महसूस हो रही है। वो उसे अभी भी महसूस कर रहा था इन हिज हार्ट। एंड फाइनली वो जब लड़की को नदी के पास देखने के लिए जाता है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी थी और वो लगभग मर चुका था। उसे मिलने के लिए वो जाता है उसके साथ और उसके साथ उसके पूरी सारी टीम ही थे। तुम कह सकते हो ये बंदा अपने पूरे डिसअपॉइंटमेंट को एक साथ ही लेकर जाता है। इस बार उसे मरता देख उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ही वाज रिग्रेटिंग, ही वाज क्राइंग। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी अब जल्दी ही मरने वाला हूँ, मैं भी अब तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। पर उसी वक्त वहाँ पर नेको आती है। वो कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें मरना ही है तो ये लो। वो उसे अपना गिफ्ट देती है, वो एंसेस्टर और वो एयर पिक। वो अपने दोनों गिफ्ट उसे देता है। कहता है कि तुमने कहा था ना इसकी मदद से तुम मरने वाले हो, ठीक है। और वो सीधा उसकी गिफ्ट को यूज करके अपने आप को मार देता है और वहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ब्रोस, दिस मांगा इज नॉट फॉर किड। इसके अगले के चैप्टर काफी ज्यादा ही डार्क होने वाले। ये मांगा अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम इसके और पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।